अधूरा प्यार। अपने अधूरे प्यार को पाने की लालसा एक बार फिर मन में बलवती हो उठी थी। लेकिन रोज ने मुझे ऐसा आईना दिखाया कि उसमें अपना चेहरा देख मुझे शर्म आ रही थी। दादाजी मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैं केवल उनके लिए हुक्का भर कर स्कूल चला जाता था। पढ़ने में तेज था, इसीलिए 12वीं में मेरिट लिस्ट में आया था। उन्हीं दिनों एनडीए यानी सेना में अफसर बनने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए वैकेंसी निकली। मैंने दादाजी के सहयोग से फॉर्म भर कर भेज दिया। पूरे भारत में परीक्षा एक साथ हुई थी। मैं सफल कैंडिडेट था। मैं 4 साल के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी में चला गया। वहाँ ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन करवाई जाती थी। फिर हमारे दिमागों के हिसाब से हमें सेना के तीनों अंगों में भेजा जाना था। किसी को नेवी में जगह मिली तो वे नेवल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए चले गए। किसी को एयरफोर्स में जगह मिली, वे एयरफोर्स अकादमी में चले गए। मुझे सेना आयुध कोर में जगह मिली। मैं IMA देहरादून में आ गया था। अंतिम परेड में मैंने अपने दादू को बुलाया था। जब मैं बहुत छोटा था तभी माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे। मुझे दादू ने ही पाला था। अफसर बनने के बाद मैं कई जगह पोस्ट हुआ। एक लंबी सेवा कर के मैं कर्नल रैंक से रिटायर हुआ था। इस बीच दादू मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे लिए जमीन का 500 गज का एक टुकड़ा छोड़ गए थे। पुश्तैनी जमीन और मकान चाचा को दे दिया था। मैंने कोई एतराज नहीं किया था। सर्विस में रहते मैंने 500 गज में कोठी बनवा ली थी। शादी हुई थी, एक बेटा भी हुआ, लेकिन वह अपनी माँ को लेकर विदेश में बस गया। मैं अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहता था, नहीं गया। मैं जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो नितांत अकेला था। मैंने अपने पुराने नौकर गिरधारी और उसकी पत्नी दीपा को घर के रोज के कामों जैसे साफ सफाई और खाना बनाने आदि के लिए रख लिया था। यहाँ कलानौर में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। राजवीर प्यार से मैं उसे रोज कहा करता था। सुंदर, सजीली और गुगली मुगली थी। वह 7वीं में मेरी क्लास में आई थी। पढ़ाई के कारण मेरी उससे दोस्ती हुई थी। वह भी पढ़ने में बहुत तेज थी। 12वीं में मेरे साथ वह भी मेरिट लिस्ट में थी। मैं सेना में चला गया था। वह कहाँ चली गई थी पता नहीं चला था। आज याद आई तो मैंने गिरधारी से पूछा। उसने कहा आजकल वह यहीं रह रही हैं। गुरदासपुर में प्रोफेसर हैं। रोज आती जाती हैं। बस उसने इतना ही बताया। कल संडे था, उसकी छुट्टी होगी। मैंने उससे मिलने का मन बना लिया था। मैं नाश्ता करके ऐसे ही मिलने के लिए निकला। मन के भीतर आज भी उसके लिए आकर्षण था, चाहे हम एक दूसरे से इस का इजहार नहीं कर पाए थे। मुझे याद है, मैं उस समय 10वीं में पढ़ता था। सुबह उठकर नहर के किनारे घूमा करता था और लहरों में खो जाता था। मन से मैं नदी से प्रश्न पूछता था, हे नदी, अगर तुम अपनी आई पर आओ तो अपने बहाव में बड़े बड़े पहाड़, पत्थर और वृक्षों को बहा कर ले जाती हो, लेकिन बीच मध्य में एक पतली सहतूत की टहनी का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो। मुझे लगा नदी ने जवाब दिया था, वह मेरे सामने झुक जाती हैं। मैंने समझ लिया था कि झुक कर जीना खराब नहीं है, झुक कर सीधे न होना खराब है।
झुकना एक समस्या है जिसका समाधान निकाल कर आगे बढ़ना ही जीवन धारा है। मेरे नन्हे मन में उस समय झुकने वाली बात ऐसी ही समझ में आई थी। उस रोज ने मुझे एकदम सामने आकर चौंका दिया था। नदी की ओर उछाला गया यही प्रश्न मैंने रोज से किया था। उसने हंसकर कहा था, छोड़ो ना ये फिलॉसफी की बातें, कितना अच्छा मौसम है, कुछ और बातें करो ना। उस रोज शायद पहली बार हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए थे। कुछ ना कह कर थोड़ी देर हम घूमे थे और लौट आए थे। स्कूल में भी हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब भी अकेले में मिलते थे वह अपनी खूबसूरत आँखों से मुझे देखती, फिर उन्हें झुकाकर भाग जाती थी। इन सब का आँख मिचौनी का हमारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा था। मैं 4 साल की ट्रेनिंग पर जाने से पहले उससे मिलने गया था। विदा करने पर उसकी आंखें डबडबाई महसूस हुई थी मुझे। मैं उन आंखों को कभी भूल नहीं पाया था। आज बरसों बाद जब मैं उससे मिलने जा रहा था तो मुझे सब याद आ रहा था। मैंने उसके घर की घंटी बजाई तो एक अनजाना औरत ने दरवाजा खोला। मैंने उसे अपना परिचय देते हुए राजवीर से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा, ठहरे, मैं पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद उसने मुझे ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया। रोज आई तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया था। गुगली मुगली से वह एकदम पतली हो गई थी। खूबसूरत आंखों पर मोटी चश्मा लगा गया था। जीवन के 50 साल पार करने पर भी उसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मैंने पूछा, कैसी हो रोज, तुम इतनी बदल कैसे गई? गुगली मुगली से इतनी दुबली कैसे हो गई? देख ले, आपकी रोज को वक्त और ठोकरों ने इतना घिसा दिया कि मैं ऐसी हो गई। मैंने उसकी आंखों में बचपन जैसा प्यार देखा। आंखें नम भी थी। उसने बात बदल दी। शायद इस पर वह आगे बात नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, आपको तो विदेश में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे? मैं जल्दी से उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाया था। फिर कहा, रोज, मैं अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहता था और वे यहाँ मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे विदेश में हैं और मैं यहाँ। कैसी विडंबना है कि आपकी रोज भी बिखर गई और आप भी बिखर गए हैं। यह बिखरना मिलना थोड़े से बदलाव के साथ सब के साथ है। मेरा मोह मेरे गांव कलानौर के साथ था। मैं यहाँ रह गया। मेरी पत्नी और बेटे का मोह विदेश से था। वे वहाँ चले गए और बस गए। मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बनाई यह कोठी भी नहीं रहेगी। जैसे दादू का पुराना मकान बेचकर चाचू दिल्ली में बस गए हैं। आप ठीक कहते हैं, मेरी शादी हुई और मैं भी बिखर गई। 2 साल में ही मुझे मानसिक व शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर किया गया कि मेरे सारे मोह छूट गए। एक बेटा हुआ, वह भी उनके पास है। यह देखो, मेरे शरीर पर पड़े निशानों से आप अनुमान लगा सकते हो। रोज ने अपनी टांगों बाजुओं पर पड़े निशान दिखा दिए। शरीर पर और जगह भी निशान हैं जो मैं दिखा नहीं सकती। पर ऐसा क्यों हुआ रोज? पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लड़की बहू से सपने लेकर अपनी ससुराल जाती है, वह घर बसाने जाती है।
बिगाड़ने नहीं। मैं भी गई थी। आदमी के मिलने व बरतने पर भी पता चलता है कि कौन कैसा है। बहुत अमीर थे लेकिन साइको थे। वे मुझे मारने का बहाना ढूंढते रहते थे। मैंने अपनी ओर से बहुत सहन किया और प्यार से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। मैं गुरदासपुर नई नई प्रोफेसर लगी थी। वे चाहते थे मैं नौकरी छोड़कर घर को संभालूं। घर संभालने के लिए नौकर चाकर थे। मेरी घर में जरूरत नहीं थी। मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। इस बात पर भी वे उखड़े रहते थे। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने लंबी छुट्टी ले ली। बेटा हुआ, बेटे को संभालने के लिए एक दाई तय कर के फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरे पीरियड्स खाली होते तो मैं आकर ब्रेस्ट फीडिंग दे जाती। उनका नौकरी न करने का आग्रह और रोज रोज मारना मुझसे बर्दाश्त न हुआ। बेटे को साथ लेकर बाबूजी मुझे यहाँ ले आए। मैंने तलाक का मुकदमा किया और महिला जज को मैंने अपने शरीर के जख्म भी दिखाए। उन्होंने मुझे कुछ देर साथ रहने के लिए भी नहीं कहा और तलाक मंजूर कर लिया, लेकिन बेटे का अधिकार मुझे नहीं मिला। मैंने बेटे का मोह भी छोड़ दिया। हालांकि कोर्ट ने महीने में 2 बार मिलने की इजाजत दी थी। सोचा आदमी नहीं तो बेटा भी नहीं। आगे मैं सुन नहीं पाया था। जल्दी से वहाँ से चला आया था। मन दुखी था। रोज ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं सोचता रहा कि ऐसे साइको आदमी से उसके माँ बाप ने शादी क्यों की। इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था। नहर के किनारे रोज मुझे सैर करती, रोज मिलती। मैंने उसके मन का यह प्रश्न पूछा था। उसने कहा कोर्ट ने भी उसके माँ बाप से यही प्रश्न पूछा था। उनका उत्तर था सोचा था कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। आगे जज ने कहा था इसका मतलब है कि जानते हुए कि आपका बेटा साइको है, आपने शादी की और एक अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको जेल तो नहीं भेजती, लेकिन 10 लाख रुपए का जुर्माना करती हूँ, जिसे आप रोज के अकाउंट में जमा करके रसीद कोर्ट में जमा करेंगे। रोज जो दहेज अपने साथ लाई थी, एक एक चीज वापस की जाएगी। इसके लिए 2 इंस्पेक्टर तय किए जाएंगे। रोज का कोई सामान वहाँ नहीं छूटना चाहिए। 1 हफ्ते में सारा सामान लौट आया था। 10 लाख रुपए भी मेरे अकाउंट में जमा हो गए थे। तब से मैं यहाँ हूँ। माँ बाबूजी इसी गम में चले गए। मैंने कई बार नहर के किनारे घूमते हुए नहर से पूछा था कि तुम तो कहती थी शहतूत की टहनी मेरे सामने झुक जाती थी, इसीलिए मैं उसे उखाड़ नहीं पाती थी। मैंने तो झुक कर भी देखा, फिर मैं क्यों उखड़ गई। नदी कुछ देर उग्र हुई, फिर शांत होकर बहती रही। शायद उसके पास भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था। हाँ, रोज कई बातों और प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, इसीलिए नदी भी अपना गुस्सा दिखाकर शांत हो गई थी। हम दोनों यूं ही चुपचाप नदी के किनारे घूमते रहे थे। फिर मैंने पूछा, रोज तुम्हारे मन ने किसी और पुरुष को एडमायर नहीं किया था? वह बहुत देर चुप रही थी, शायद कहने की हिम्मत जुटा रही थी। फिर कहा, तुम्हें किया था, लेकिन तुम बहुत पहले मेरे हाथ से निकल गए थे। मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। वह समय ही ऐसा था।
इस गलती की सजा मैं आज भुगत रही हूँ। हाँ रोज, गलती समझो या लोक लाज। उस समय आई लव यू कहने का जमाना नहीं था, लेकिन आज है। क्या हम अब से अपनी वह जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? कैसे? मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार लिखा कि वह मेरे साथ आकर रहे। उसने अपने अंतिम पत्र में लिखा था कि वह मुझे छोड़ सकती हैं, लेकिन आकर मेरे साथ रह नहीं सकती। सो उससे तलाक लेकर हम इस अधूरे प्यार को पूरा कर सकते हैं। रोज ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और तेजी से अपने घर की ओर चल दी। मैं बहुत देर तक वहाँ की बेंच पर बैठा रहा, फिर घर लौट आया। 2 दिन रोज सैर के लिए नहीं आई। मेरे मन के भीतर पछतावा था कि मैंने रोज से ऐसा क्यों कहा। तीसरे दिन वह मेरे साथ चुपचाप बैठ गई थी। मैंने एक बार उसे देखा, फिर नहर की लहरों में खो गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद रोज ने प्यार लेकिन दृढ़ता से कहा था, मैं नारी हूँ, पूर्ण नारी। क्या हुआ? मैंने तलाक लिया, मैंने सृजन किया है, एक बेटे की माँ हूँ। मैं उससे मिलने नहीं जाती, लेकिन वह मुझसे मिलने आता है, मुझे माँ का एहसास देकर चला जाता है। लोक-लाज से ही सही, मैं उम्र के इस दौर में किसी बंधन में नहीं बंधूंगी। मैं पुरुष नहीं हूँ जो तू नहीं और सही की वृत्ति रखूं। इस अधूरे प्यार को दोस्ती के रूप में पूरा रहने दो। आपकी पत्नी जीवित है, विदेश में होने पर भी वह आपकी पत्नी है। मैं स्वतंत्र हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र, अपनी मर्जी की मालिकिन। अपनी मर्जी से उठती हूँ, अपनी मर्जी से बैठती हूँ, अपनी मर्जी से जाती हूँ। नहर की इन लहरों ने भी अपने मुख संदेश में यही कहा कि तुम उखड़ी जरूर हो, लेकिन स्थापित हो गई हो। तुमने पति जैसे पहाड़ को अपने जीवन से उखाड़ कर फेंका है। मेरी तरह बहो, शांत और शाश्वत। छोटी मोटी बाधाएं आए तो उन्हें उखाड़ फेंको। तुम नारी हो, पुरुष नहीं। फिर वह चुप हो गई थी। थोड़ी देर बैठकर वह लौट गई थी, एक तरह से मेरे मुंह पर तमाचा मारकर, पूरे पुरुष समाज पर तमाचा मारकर। तू नहीं और सही वृत्ति के लिए मैं वापस लौट आया था। उसके बाद रोज मुझे कभी नहीं मिली। मैंने समझ लिया कि मैं और रोज नदी के 2 किनारे हैं जो जीवन में कभी नहीं मिलते हैं। चाहे लहरें कितना ही मिलाने की कोशिश करें, वे उग्र होने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती हैं।